बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि हम अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, अपने आहार को संतुलित रखें और यदि हम बीमार हों तो हम अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और वहां अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। ये बात हम बचपन से सुनते आए हैं और हर कोई हमें समझाता है, लेकिन जब हम स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं तो क्या हमें वो सुविधाएं मिलती हैं जो हमें मिलनी चाहिए, और यदि नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिलती हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम अपने कार्यक्रम में खोजेंगे। हमारे साथ आज के हमारे विशेषज्ञ चर्चा में जुड़ चुके हैं। अपना पंचेत शो में हम सभी का स्वागत करते हैं। रामचरण सोनी जी, आपका स्वागत है। आप सीधी से हमारे साथ जुड़े हैं और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ता हैं और सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। निधि सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आप हेल्थ सेक्टर में कार्य कर रही हैं और क्षेत्र की काफी जानकारी रखती हैं। क्या बारीकियां हैं, क्या होना चाहिए, वो सभी बातें आपको पता है, हम चर्चा करेंगे आपसे। अंजलि द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, आप रिपोर्टर हैं विंध्य फर्स्ट की और आपने सीधी जिले पे एक रिपोर्ट तैयार की है, सीधी जिला अस्पताल पे एक रिपोर्ट तैयार की है। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आपको पता है सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, इन चारों में मेडिकल कॉलेज हैं। कभी आपने देखा, कभी ऐसा होता है कि किसी एक संभाग में हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो? नहीं, हमने नहीं देखा। हमने ढूंढा लेकिन हमें मिला नहीं। अगर ऐसा होता तो जिला अस्पताल में मरीज इतने लाचार न होते। अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए हैं, बताइए, दिखाना है। सुबह देखे थे, इस टाइम रिपोर्ट लेके सभी परेशान हैं। अब वहाँ से भेजते हैं कि हाँ वो जाइए दवाई को लिखवाइए, यहाँ कुछ बैठे हैं नहीं है डॉक्टर। 5 बजे बोला गया था, 5 बजे रिपोर्ट तो अभी मिला है। सुबह से हम लोग बैठे हैं, हम देखे हैं तब तो रिपोर्ट आई है। दीदी मैं परसों पर्ची कटाया था, परसों नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। दवाई खाने के लिए जो पेट का गैस वाली दी है, हमारे शरीर में शून्य है और जीव घुमाता है, तो उसकी दवा नहीं है। एक्सरे करते हैं, उनका रिपोर्ट नहीं देते हैं, मोबाइल में भेज देते हैं, मेल भेज देते हैं कि डॉक्टर देखेगा। डॉक्टर है नहीं, डॉक्टर क्या देखेगा क्या नहीं देखेगा? आप बताइए। सुबह से आया हूँ, सीधी सिमरिया से आया हूँ। यहाँ से भागो, रगड़ देंगे बिहान ने तुमको। 2011 जनगणना के अनुसार सीधी जिले की कुल आबादी 11,27,033 थी। उसके बाद जनगणना हुई नहीं। सेंसस वेबसाइट 2011 में दर्ज आंकड़े के मुताबिक इस साल सीधी की आबादी 13,97,000 है। इस आबादी के लिए जिला अस्पताल सीधी में 31 डॉक्टर पोस्टेड हैं, यानी एक डॉक्टर पर 45,064 लोगों का भार है। क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश का औसत कितना है? मेडिकल काउंसिल की मार्च 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में हर 16,996 जनसंख्या पर एक डॉक्टर था। देश में यह औसत 11,082 का है। जुलाई 2023 में देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में बताया कि देश के हर 834 नागरिकों पर एक डॉक्टर उपलब्ध हैं। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मानकों से भी बेहतर है। WHO के मुताबिक एक डॉक्टर पर 1000 से अधिक जनसंख्या से ज़्यादा का भार नहीं होना चाहिए, लेकिन विंध्य के सीधी जिले में एक डॉक्टर पर 45,000 लोगों का भार है, यानी तय मानक से 45 गुना अधिक। ऐसे में जिले की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बेहतर होंगी? मरीजों को जरूरी चिकित्सकीय सलाह कैसे मिलेगी? जिला अस्पताल का हाल देखने के लिए विंध्य फर्स्ट की टीम वहां पहुंची तो बाहर लोग कहीं ज़मीन पर तो कहीं पेड़ के नीचे बैठे थे, क्योंकि डॉक्टर साहब अस्पताल पहुंचे नहीं थे। लाचार, बेबस अस्पताल के बीमार लोग इन्फेक्शन से लड़ रहे हैं, लेकिन अस्पताल का गंदा टॉयलेट जनरल वार्ड तक इन्फेक्शन फैला रहा था। अस्पताल में डॉक्टर तो थे नहीं, जो नर्स ड्यूटी पर थीं वो भी लूडो खेलने में व्यस्त थीं। वार्ड में लगा ये बोर्ड मरीजों को भगवान भरोसे रहने की सलाह दे रहा है। ऐसा नहीं है कि अस्पताल में डॉक्टरों की भर्ती नहीं हुई है। इस अस्पताल में कुल 31 डॉक्टर्स हैं, जिनमें
मेडिकल ऑफिसर और नोडल ऑफिसर मिलाकर कुल 20। इसके बाद डेंटल सर्जन में कुल 4 डॉक्टर्स हैं। वहीं एनएचएम मेडिकल ऑफिसर में कुल 7 डॉक्टर्स हैं, लेकिन ऑन ड्यूटी यहाँ केवल एक ही डॉक्टर नज़र आए। नहीं है, नर्स चाहिए यहाँ पे, है ना। बच्चों का वजन करना है, लंबाई नापना है, ये सब चीज़ों के लिए एक नर्सिंग स्टाफ चाहिए, ठीक है ना। स्टाफ में नर्स नहीं है, यहाँ पे नर्स नहीं है, ठीक है ना। और ना बराबर बच्चों के डॉक्टर हैं, ठीक है ना। एक अकेला डॉक्टर है, वो हमेशा काम नहीं कर सकता है। ये डॉक्टर भी नाम पूछने पर चिढ़ गए और चिढ़ते हुए कहा कि मुझे नर्स की ज़रूरत है, अकेला डॉक्टर क्या कर सकता है। ये अस्पताल उस सीधी ज़िले का है जहाँ से पिछले 10 साल से सांसद भी बीजेपी की हैं रीति पाठक, और विधायक पिछले 3 बार से बीजेपी के हैं केदारनाथ शुक्ला। रीति पाठक ने विंध्य फर्स्ट की टीम को बड़े गर्व के साथ बताया कि यहाँ 4 जिलों में मेडिकल कॉलेज हैं। 8 बजे का मरीज चला है, खून जांच कराते तो हमारा मरीज निपट गया। अब तक मैंने खून के कौनो हुआ नहीं हमका मिला, रिपोर्ट नहीं आई, कुछ नहीं मिला यार। मरीज चली हम दिखाई सामने में, बताई कौनो डॉक्टर नहीं जान, कौनो मैडम जाती है, मेडिकल है, हम जाने लगे मेडिकल है। तो फिर 5 बजे खुले चाहे 8 बजे खुले, तब तो हमारा मरीज निपट गया। तो हम कैसा लेके रहा बिहान। हॉस्पिटल में चूंकि इतनी कमी है, मैं आज भर्ती होने आया। ये शौचालय पहली बात तो सब साफ सफाई नहीं है, कर्मचारियों की लापरवाही है और जिला प्रशासन की स्वयं लापरवाही है। आप लोगों से हम बोल रहे हैं, वो बहुत बोलने वाले हम नहीं। हम देखिए आप लोगों के सामने हम खड़े हैं तो हम काँप रहे हैं। हमको एक फिट आता है, मिर्गी आती है, बहुत प्रयास रोग है, वो हमको दवाई करने वाला है डॉक्टर कोई नहीं। बोले कि तुमको बेटा वो लाभ मिलेगा यहाँ से, प्रमाण पत्र बनवाए हैं, तो 1 रुपये का हमको लाभ दवाई कराने के लिए। तो अंदर क्यों नहीं लेटाए? अब यहीं बोले कि बैठ जाइए तो बैठे हैं, बेड नहीं है क्या? अब वहाँ से मिल जाए तब ना, अभी कुछ मिला नहीं। लेकिन जिला अस्पताल की हालत क्या है ये शायद उन्हें नहीं पता है। केदारनाथ ने भी मेडिकल कॉलेज को लेकर क्या कहा सुनिए। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज तक हम मांग के लाए। जब शिवराज सिंह से मैंने मेडिकल कॉलेज मांगा तो मेरी ओर टुकुर टुकुर निहारते रह गए 3 साल पहले, लेकिन मैं लगातार मांग करता रहा। अंत में मुझे मेडिकल कॉलेज दिया उन्होंने, मैंने उसके लिए उनको धन्यवाद भी दिया। रिपोर्ट के बाद हम एक बार फिर से साथ में हैं। हम चलेंगे रामचरण सोनी जी के पास। रामचरण जी, आपने ये रिपोर्ट देखी है, इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या कुछ कहते हैं आप सीधी जिले की स्वास्थ्य सुविधा के ऊपर? देखिए, अगर बात की जाए सीधी जिले के स्वास्थ्य सुविधा की, तो यहाँ पे सारी स्थितियां चरमरा सी गई। आज लगभग आज़ादी के 75 साल बाद भी जो स्थितियां हैं वो जस की तस बनी हुई हैं। व्यवस्थाएं वैसी की व्यवस्था नहीं सुधरी। आज हम देखते आ रहे हैं 75 सालों में सत्ता तो बदलती आ रही है, कभी किसी की सत्ता आएगी, कभी किसी की सत्ता आएगी, लेकिन व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। आज हॉस्पिटल जिला अस्पताल सीधी की अगर बात की जाए तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो, उसे उसके लिए सब वाहन की व्यवस्था नहीं है, उसे बात बल्लियों के सहारे ले जाना पड़ता है। आप अगर दवाई की बातें करेंगे तो हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है, लोगों के चेकअप के लिए व्यवस्थाएं नहीं है। अगर मशीनें हैं भी तो मशीनें ठप पड़ी हुई, उन्हें कोई चलाने वाला, और जो मशीनें सही भी हैं उन्हें कोई चलाने वाला नहीं है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है हॉस्पिटल के अंदर। और यहाँ तक कि अगर बात की जाए, अगर कोई हमारी माता बहन या कोई हमारी महिला वहाँ पे अगर डिलीवरी के लिए आती है तो सबसे पहले उसे ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से उनका कमीशन, जो सरकारी हॉस्पिटल है हमारा जिला चिकित्सालय, वहाँ की नर्सों की सब सेटिंग है प्राइवेट हॉस्पिटलों में, और वो उस सेटिंग के आधार पर उनको क्या कर देती कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, यहाँ नहीं हो, प्राइवेट पे चले जाओ, जाके दिखा लो। ऐसा तक लोगों को सजेशन दिया जाता है जो भी आते हैं मरीज वहाँ पे। उसके बाद अगर वो जब नहीं मानता तो उसे सीधे रीवा के लिए रेफर कर दिया है कि नहीं, आप जब कमीशन वाला खेल बंद हो गया तो उसे रीवा के लिए रेफर कर दिया जाएगा। और अगर आपने थोड़ी भी बातें की वहाँ की नर्सों से, तो वहाँ की नर्सें क्या करेंगी, आपके ऊपर मिसबिहेव का आरोप लगाएंगी और थाने में रिपोर्ट करके आपको धमकियां देंगी, हम आपको अंदर करवा देंगे कि आपने हमारे साथ मिसबिहेव किया है। आप हॉस्पिटल के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। मतलब ये जो वहाँ के डॉक्टर जो राजनीति चल रही है वो बहुत अलग तरह की राजनीति है सीधी हॉस्पिटल के अंदर। वहाँ पे क्या है, जो डॉक्टर्स हैं उनके अंदर आपस में राजनीति चल रही है मेन पद को लेके।
राजनीति चलती रहती है। एक विधायक जी के आदमी है तो एक सांसद जी के आदमी है। अब वहीं पे खींचातानी चलती है, इसमें पिस रही है हमारी जनता। जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन्हें नहीं मिल पा रही। आज किसी को अगर ब्लड की जरूरत है, आदमी हम हो या आप हो, आपने भी ब्लड दान किया होगा। अगर हम वहां पे ब्लड दान करते तो अगर इमरजेंसी में किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत है तो उसे तो ब्लड मिलना चाहिए, लेकिन वहां पे क्या कहेंगे कि आपको ब्लड नहीं मिल पाएगा, आप पहले ब्लड दो उसके बाद आपको मिलेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी कि जो हम सारे लोग हाँ लगातार ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं, तो इमरजेंसी में अगर किसी व्यक्ति की जान जाए तो उसे ब्लड क्यों नहीं दिया जाता, क्यों उसके बदले में उससे ब्लड मांगा जाता है? अगर व्यक्ति के साथ में कोई ब्लड देने वाला ना हो तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, तो इसका जवाबदार कौन होगा? ये सारी जो अव्यवस्थाएं हैं वो जिला चिकित्सालय के अंदर हैं और कोई भी व्यवस्था नहीं, वहाँ केवल भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। दवाइयों का गोल मोल करके दवाइयों को बेचा जाएगा और फिर बाद में अगर दवाई के लिए जाएंगे तो दवाइयां नहीं है का बहाना बन जाएगा। आपको वहां से कुछ पर्चियां बाहर से भी लिखी जाएंगी कि आप बाहर से दवाइयां ले लीजिए। ये सारी चीजें वहां चलती अब आपकी अंजलि जी ने रिपोर्टिंग की है वहां की, तो शायद वहां की व्यवस्थाओं को भी देखा। वहां के जो मरीज है वो एकदम डरे सहमे रहते हैं। उन्हें ये डर सताता है कि अगर हमने कुछ बोल दिया तो कहीं हमारे पेशेंट के साथ डॉक्टर कहीं ऊंच नीच न कर दें कि हमारे व्यक्ति की जान चली जाए। ऐसा डर जो भी पेशेंट वहां आते हैं उनके दिमाग में मन में बना रहता है। और ये रिपोर्ट आपके उसमें भी चैनल के माध्यम से भी कवर की गई है, तो शायद अंजलि जी को बेहतर पता, उन्होंने तो हकीकत आंखों देखा है वहां। जी रामचरण जी, आपने जो बात रखी है वो उस बात में कई सवाल हैं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है जहां जिम्मेदारी दी गई है, जिनके हाथ में ये दायित्व है उन्हें उसे निभाना चाहिए और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए और उनकी बीमारी को दूर करने के लिए मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमें वहां रखा गया है स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर ढंग से, सुचारू ढंग से चलाने के लिए और लोगों को उपलब्ध कराने के लिए। यदि हम उसे राजनीति का अखाड़ा बनाएंगे तो ये उचित नहीं होगा। एक कर्मचारी के रूप में भी और एक सामाजिक दायित्व को यदि हम देखें उसके निभाने के रूप में भी ये उचित नहीं है, क्योंकि जब हमें कोई दायित्व मिलता है तो जरूरत होती है कि हम उसे पूरी ईमानदारी से निभाएं, वो कोई भी हो। जहां मरीज का दायित्व है वो मरीज निभाएगा और जब डॉक्टर का नंबर आता है तो उसे डॉक्टर को भी देखना होगा। निधि जी के पास चलेंगे। निधि जी, कैसे देखती हैं आप जो वहां स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और जिस तरह से आपने रिपोर्ट देखी है? निश्चित ही ये केवल सीधी की बात नहीं है, यदि हम पूरे विंध्य की बात भी करेंगे तो विंध्य में स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो बिल्कुल ठीक तो नहीं नजर आ रही हैं। क्या कहती हैं आप? जी, विंध्य की बात करते हैं हम। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं, वनांचल जो क्षेत्र हैं जो ट्राइबल बेल्ट में आते हैं, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितने भी स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर जिस तरह का पॉपुलेशन है, बिखरा हुआ पॉपुलेशन है, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, बहुत ज़्यादा एक डेंस पॉपुलेशन हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे ऐसा दिखे। उस हिसाब से पहली चीज़ तो स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है और जो स्वास्थ्य केंद्र बने हैं वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे। प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब, स्वास्थ्य केंद्र का मतलब है कि वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स होंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं, कोई डॉक्टर हो जो कई तरह की बीमारियों को आइडेंटिफाई कर सके। और यहाँ पे देखने को मिला है कि जैसे नर्सेस हैं अपॉइंट होती हैं, उनमें भी कहीं न कहीं ये कमी है कि वो लोगों को जागरूक कर सके कि आप किस तरह से रहें, किस तरह से खाएँ, कैसा ट्रीटमेंट आपको लेना है, कैसे। एटलीस्ट वो उस तरह की अवेयरनेस देने की कमी है, लोगों से कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहे हैं। लोग जा रहे हैं, बस ऐसा लग रहा है कि वो एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर, ऐसा टाइप की चीज़ें जो है देखने को मिलती है। और एक जो स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम करना, उस तरह की चीज़ें तो देखने को नहीं मिली हैं, जिससे बहुत ज़्यादा जो है लोगों में जागरूकता नहीं है और आस-पास कैसे साफ-सफाई रखनी है कि किस टाइप की बीमारियाँ जो हैं। निधि जी ने यहाँ पे बात रखी है अपनी कि जो क्षेत्र में स्थिति वो देख रही हैं उसको बता रही हैं, और यहाँ दो मूल बातें निकल के आई हैं रामचरण जी की जो बात थी उससे और निधि जी की बात से, कि प्राथमिक स्तर में भी और जिला स्तर में भी जो स्थितियां हैं वो सामान्य नहीं है। जी निधि जी, हम आपके पास आएंगे लौट के। पहले हम चलेंगे अंजलि द्विवेदी जी के पास जो ये रिपोर्ट तैयार कर रही थी, सीधी में थी और लोगों से आपने बात की है, हॉस्पिटल का हाल भी आपने देखा है। क्या कुछ कहना था अंजलि जी, और आपने क्या देखा है जो यहाँ पे दर्शकों को बताना महत्वपूर्ण है?
जी, बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे कि वहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो बहुत ही खराब है। हम लोग तो बारीकियों से उसको देख कर आए हैं कि वहाँ एक बेड पे 2 मरीज़ों को लिटाया जाता है, सबसे बड़ी बात। और साफ-सफाई पे जैसे कि अभी रामचरण जी ने कहा कि साफ-सफाई सबसे प्राथमिक होता है, तो साफ-सफाई वहाँ इतनी गंदगी थी कि मतलब अगर आप टॉयलेट की तो बात छोड़ दीजिए, बेडरूम जो जनरल वार्ड थे, वहाँ पे ये कंडीशन थी कि मरीजों को लेटना रहता था लेकिन नीचे इतनी गंदगी भरी होती थी। वही जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, जब हम लोग हॉस्पिटल का दौरा कर रहे थे, तो वहाँ पे पूरा हॉस्पिटल इतना बड़ा जिला हॉस्पिटल था, 31 डॉक्टर हैं उस हॉस्पिटल में, लेकिन कोई भी डॉक्टर वहाँ नहीं मिला कि हम लोग उस पे बात करें कि भाई मरीजों की ये समस्या है तो आप लोग उसका निदान क्यों नहीं कर रहे हैं। नर्स भी क्या थी कुछ नहीं, लेकिन जब हम लोग नर्स पे से भी बात करने गए कि आपके यहाँ मरीज बोल रहे हैं कि हमको दवाई नहीं मिल रही, उनको सुबह जैसे वो आए हैं, दिखवा तो लिए, उनकी जांच हो गई, लेकिन उनको ये कह दिया जाता है कि आप शाम को आओ, आपको रिपोर्ट मिलेगी। लेकिन जब वो शाम को आते हैं तो उनको वो रिपोर्ट दिखाने के लिए डॉक्टर ही नहीं रहते। डॉक्टर एक सीमित समय के लिए आते हैं, वो 10 बजे 11 बजे आएंगे और 1 बजे चले जाएंगे। तो और सबसे बड़ी बात कि मरीजों में एक डर था, जो जैसे कि रामचरण जी ने कहा कि उनमें डर भरा रहता है, तो हम लोगों ने इसको महसूस किया कि मरीजों में बहुत ज़्यादा डर था। उनको ये लगता था कि अगर हम ये बोल रहे हैं तो कहीं इसका इम्पैक्ट हमारे मरीज पर, हमारे जो पेशेंट एडमिट है उनके ऊपर ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें निकल कर आई और वहाँ पे एक मतलब जो होता है फर्स्ट स्टेज का उपचार वो नहीं हो पाता, तो जिला अस्पताल की ये हालत है। वहीं हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले एक और स्टोरी की थी पूरे विंध्य क्षेत्र पे हेल्थ को लेकर। विंध्य क्षेत्र पे हेल्थ की यही सिचुएशन है। तो विंध्य क्षेत्र का तो ठीक है, लेकिन हम लोग प्राथमिक, उप और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करते हैं। जब जिला अस्पताल की ये हालत है कि वहाँ लोगों को प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता। जैसे बहुत सारे लोगों का कहना था कि एक्सीडेंट होता है तो यहाँ लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए पट्टी कर दी जाती है, उसके बाद डायरेक्ट रीवा रेफर कर दिया जाता है। तो ये एक तरह से बड़ी समस्या वहाँ की बनी हुई है सीधी हॉस्पिटल की। जी, अखंड जी, जैसे आप बता रहे हैं तो स्टोरी में भी इन सब चीज़ों को मेंशन किया गया है, हम लोगों ने किया है कि क्या-क्या वहाँ की मूलभूत समस्याएँ थी। वहाँ मतलब डॉक्टर का टाइम ही कोई फिक्स नहीं है कि वो कितने बजे आते हैं और कितने बजे चले जाते हैं। जी, टाइम ही निर्धारित नहीं है उनका, समय ही निर्धारित नहीं है कि कब आना है और कब जाना है। जबकि शासन स्तर से हर कर्मचारी के लिए एक समय अवधि तो निर्धारित है कि उन्हें अपने कार्य में कब उपस्थित होना है, कब उन्हें घर जाना है। तो इसका भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है और जो उनका दायित्व है मरीजों को देखने का, उसे भी यदि नहीं निभा रहे हैं, तो कैसे लोगों को मिलेगा बेहतर स्वास्थ्य? ये बड़ा सवाल है। रामचरण जी, अभी हम जो रिपोर्ट देख रहे थे, उसमें एक बात आई कि एक संभाग में 4 मेडिकल कॉलेज हैं और ऐसा कहीं होता है क्या? ये बात भी आई और ये बात एक जिम्मेदार पद में जो बैठे हैं लोग, वो बोल रहे हैं। तो क्या सीधी का मेडिकल कॉलेज आपको दिखता है कहीं, कहाँ बन गया है वो? क्या कहते हैं आप इस पे? देखिए, जो जहाँ तक कॉलेज की बात और हमारे विधायक महोदय ने भी बताया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे जो सांसद लगभग 9 वर्षों से सांसद हैं। 9 वर्षों से वो जो सीधी जिले की ट्रेन फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पे चल रही है। उसी तरह सीधी जिले में और जो संभाग की 4-4 मेडिकल कॉलेज की बात की जा रही है, वो केवल कागजों पे है और फेसबुक, ट्विटर और आपके व्हाट्सएप पे चल रही है, दिखाई दे रहा है। मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है, तो जमीन हाँ खुला है, एक चीज खुली है। हमारे सांसद महोदय का महल सिंगरौली में तैयार हो चुका है और हमारे सीधी जिले में भी कई सारी जमीनें उन्होंने लगभग 70-80 एकड़ के आसपास खरीद ली है। और ये चीजें जरूर हुई हैं कि जो दिख रहा है कि उन्होंने किया है काम, लेकिन मेडिकल कॉलेज केवल फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पे चल रहा है, खुला हुआ है और कागजों में। बाकी जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। हाँ, अभी आप जब जमीनी हकीकत चेक करेंगे तो वो आपको बता दें कि अभी हमने भूमि पूजन किया है। वो एक ही चीज का कई बार भूमि पूजन करने में, चाहे वो विधायक जी हो और चाहे वो सांसद महोदया हो, इसमें अब अभी तो वो विधानसभा चुनाव की प्रत्याशी भी हो गई सीधी से,
तो अभी पहले उन्होंने लोकसभा के दौरान एक गांव था सांगली, उसको उन्होंने गोद में लिया था सांसद महोदया ने। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो सांसद ग्राम करवाही आज तक गोद में ही झूल रहा है, आज तक चलने लायक नहीं हुआ। तो ये जमीनी हकीकत है। और बाकी आपने हॉस्पिटल का जायजा भी लिया होगा, आपने घूम के देखा होगा कि सीधी में मेडिकल कॉलेज है, शायद आपको दिखा नहीं होगा। जी, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स भी जो रिपोर्ट तैयार मैं एक करने चीज गए और थे कहना उनमें चाहूंगा, भी एक दो लाइनों के बाद। जी जी रखें बात। मैं दो लाइनों को बताना चाहूंगा कि अगर सीधी की हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। ये वाली कहानी हमारे सीधी जिले की है और शायद किसी से छुपी हुई भी नहीं है, चाहे वो हमारा युवा साथी हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, क्योंकि मैं लगातार जमीनी हकीकत पे और जमीन पे काम करता हूँ। अभी तक कि लोगों गांव के लोग जैसे वनांचल के लोग जागरूक नहीं है, वो हमसे और आपसे ज्यादा जागरूक हैं। अब समस्या ये है कि जब व्यवस्थाएं नहीं है तो बेचारे वो करेंगे क्या। आज आप जो ग्रामीण में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे जाएंगे, स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है लेकिन वहां पे ताला भी लगा हुआ है। तो जब वो खुलता ही नहीं, वहां आपको गाय भैंसों के अलावा और कोई नहीं मिलेगा। एक चीज और बताना चाहूंगा, आप अपनी रिपोर्ट कवर करिएगा। मेरी बहन अंजलि जी से कहना चाहूंगा, एक सिहावल विधानसभा में जी हटवा गांव पड़ता है और उस हटवा गांव में कांग्रेस के जमाने में जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री रहे होंगे, वो तब के जमाने में हॉस्पिटल बना हुआ था। आज जब वहां पे आपको गाय भैंस मिला, आज तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ। कितने करोड़ों की लागत से वो हॉस्पिटल बना होगा सिहावल विधानसभा में, और शायद वो अर्जुन सिंह के जमाने में बना था, लेकिन आज तक उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो इसको कवर करिएगा आप, अगली बार हॉस्पिटल का कवर करिएगा वीडियो। जी जी हटवा गांव में पड़ता है। जी रामचरण जी, आपने जो कहा है कि जो और स्थितियां हैं निश्चित ही हम देखेंगे, उसको हमारी टीम जाएगी। और इसी तरह से जैसा रामचरण जी ने बताया कि यदि आपके क्षेत्र की कोई समस्या है, कोई बात है जो आप कार्यक्रम में जोड़ना चाहते हैं, कार्यक्रम के माध्यम से रखना चाहते हैं, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और साथ ही यदि आपका कोई वीडियो मैसेज है तो आप हमारे चैनल की मेल आईडी में भेजें, उसे भी हम अपने चैनल में शामिल करेंगे। साथ ही आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप विंध्य की बात, अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। यदि कोई भी ऐसी बात है आपकी, कोई मुद्दा है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, विंध्य के लिए महत्वपूर्ण है, हम निश्चित ही अपने कार्यक्रम में उसकी पड़ताल करके एक रिपोर्ट तैयार करके ले आएंगे और उस पर चर्चा भी रखेंगे। अभी आज की हमारी चर्चा चल रही है जो विंध्य की स्वास्थ्य सुविधा है, उस पर चर्चा चल रही है, जिसमें एक रिपोर्ट अंजलि जी ने तैयार की और उस रिपोर्ट पे भी चर्चा चल रही है। हम चलेंगे निधि सिंह जी के पास। निधि सिंह जो कि जमीनी स्तर में कार्य कर रही हैं और जो स्वास्थ्य के लिए जरूरी सुविधाएं हैं और जो जरूरी जानकारी है उसको लोगों को देने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। निधि जी, कौन से ऐसे मूल मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे लोग अभी भी वंचित हैं और उन्हें जानना जरूरी है? सबसे सबसे पहला जो समस्या है इस एरिया का, वो है पानी। पानी की समस्या। पानी ऐसे पहाड़ी एरिया से जो है आ रही है, कहीं से भी आ रही है। एक प्रॉपर जो होना चाहिए नल कहीं से भी सुविधा होते, उस तरह की सुविधाएं यहाँ पे नहीं है। और उसके कारण क्या हो रहा है, जो वाटर बॉर्न डिसीज होते हैं, जैसे डायरिया हो गया और भी तरह के कई प्रॉब्लम है, जिससे यहाँ पे ना ऐसी जैसे कि ये बरसात का जब मौसम होता है उस टाइम पे कई डेथ हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि कारण क्या था। और ऐसे कई समस्याओं के लिए जिला अस्पताल से भी जो है जांच। और अभी एक काला डी नाम का एक क्षेत्र है जो कि बहुत पहाड़ी एरिया पे है, बहुत ऊंची और टीप, जहाँ पे जाना भी मुश्किल तरह का लगता है। उस जगह पे जो है हॉस्पिटल की टीम भी गई थी और कुछ लीडर्स भी गए हुए थे, बट वही है कि आश्वासन दिया गया पर काम कोई नहीं। और वहाँ के 2-3 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको इस चीज़ का सामना करना पड़ा और डेथ हुई। और उस गांव में लगभग सभी प्रभावित थे इस चीज़ से। पर धीरे-धीरे थोड़ा स्वास्थ्य स्वास्थ्य सुविधाएँ दी गई, पर उतना इफ़ेक्टिव नहीं हुआ। ये तो पहली समस्या हो। दूसरी समस्या है कि आस-पास साफ-सफाई कैसे रखी जाए जिससे इस तरह की बीमारियाँ ना हो, या जैसे पानी को किस तरह से सुरक्षित तरीके से यूज़ किया जाए, कैसे उसको फ़िल्ट्रेशन किया जाए, इस चीज़ की भी एक अवेयरनेस नहीं है उनके अंदर। जो है झीलों का पानी डायरेक्टली वो अपने भरते
देखते हैं उसको पानी को। और कुछ मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम जिस पे हमारा सबसे ज़्यादा काम चल रहा है, वो है मेंस्ट्रुएशन को। तो उस पे यहाँ पे लोगों पे क्या है कि कैसे भी फटे-पुराने किसी तरह के भी कपड़े यूज़ कर रहे हैं, जिससे इनके कई तरह के इन्फेक्शंस हो रहे हैं। लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कैंसर हो रहा है, ओवरी सिस्ट हो रहे हैं, यूटीआई इन्फेक्शंस हो रहे हैं। डिफरेंट तरह की जो है प्रॉब्लम महिलाएँ जो है फेस कर रही हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि कारण क्या है। तो उन्हें लगातार अवेयरनेस देना कि हमें किस तरह की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, पैड्स है तो हम कपड़ों को किस तरह से यूज़ करें, ये सब चीज़ें हम उनको जो जाके जो अवेयर करते हैं। और जब हमारा इंटरेक्शन होता है, चौपाल लगती है, तो वो इस बात को मानते हैं कि पहले हमें इस चीज़ के बारे में कोई बताया नहीं। पहले काश स्वास्थ्य जो हमारे केंद्र है, वहाँ पे हमें इन चीज़ों की जानकारी मिलती, वहाँ पे कोई चौपाल बैठाई जाती, तो शायद अच्छा होता। तो उनके बच्चों तक भी ये जानकारी पहुँच पाती। और भी जो मैंने बताया कि एम्बुलेंस की सुविधा ना होने के कारण जो गर्भवती महिलाएँ हैं, अलग-अलग जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ से उनको ऐसे जो खाट होता है, उनमें लिटा और काफ़ी कंधे पे रख-रख के उनको पहाड़ चढ़ा के जो है हॉस्पिटल पे ले जाया जाता है। और ऐसे में अगर कुछ हुआ तो उनकी जान को खतरा। तो इस तरह की समस्याएँ जो है यहाँ पे देखने को मिली है। और एक चीज़ और है जो ब्लड डोनेशन की, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिकिल सेल एनीमिया के पेशेंट पाए जाते हैं। सिकल सेल की जाँच भी हो रही है और जितने मात्रा में जो है जाँच कराए जा रहे हैं यहाँ पे, उतनी मात्रा में उनको ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड हो रहा है। जिला अस्पताल में जब वो जाते हैं, तो उन्हें उस तरह का जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, उन्हें वेट करना पड़ता है। मैंने अपनी आँखों के सामने देखा है कई लोगों को ब्लड के लिए जूझते हुए। और जो एनजीओ हैं, उनसे उनको जो है हेल्प लेना पड़ता है। और भी जो अलग-अलग समूह जो बने हैं, रक्तदाता समूह, उनसे उन्हें जो है हेल्प लेनी पड़ती है। वो डोनेट करते हैं, उसके बाद उन्हें जाके ब्लड मिलता है। तो ऐसी कई तरह की समस्याएँ हैं जिसका लोग सामना कर रहे हैं और एक डर है कि उन्हें उनमें भेदभाव हो रहा है। जो डॉक्टरों तक पहुँच रखते हैं, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो अपनी जानकारी के माध्यम से अपना जो है राइट उनका जो हक है वो ले रहे हैं। और जो लोग नहीं हैं, इस बारे में अवेयर नहीं है, उनको बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी। निधि जी, आपने इस चर्चा में 2 बातें जोड़ी हैं। एक तो पानी की बात आपने रखी है। निश्चित ही बेहतर स्वास्थ्य के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। यदि हमारे पीने का पानी दूषित होगा, तो बीमारियां हमें पकड़ेंगी ही। और एक तरफ बात की जा रही है कि हर घर शुद्ध जल, और ज़मीनी हकीकत क्या है वो आप बता ही रही हैं कि किस प्रकार से लोगों को पानी पीने को मिल रहा है और कैसा पानी पीने के लिए वो मजबूर हैं। साथ ही आपने बात रखी है जागरूकता की, कि जो बात आप जाके बता रही हैं, चौपाल लगा के बता रही हैं, वो बात उन्हें उनके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से या जो भी इस विभाग से जुड़े लोग हैं, उनसे मिलनी चाहिए थी और वो नहीं मिल रही है। तो जानकारी के अभाव में भी लोग कई बड़ी बीमारियों का सामना करते हैं। और एक बहुत ही चिंता का विषय है ये कि जिन्हें दायित्व सौंपा गया है इन जानकारियों को पहुंचाने का, वो आखिर क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं, लोगों तक जानकारियां क्यों नहीं पहुंच रही हैं। रामचरण सोनी जी, ये जो जिन्हें दायित्व दिया गया है, इतनी लापरवाही यदि वो कर रहे हैं, तो कहां से उनको ये संबल मिलता है, कैसे वो कर पाते हैं ये? क्या आप कैसे देखते हैं इसको एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में? देखिए, इन सारी चीजों पे जो सब एक चीज कॉमन है वो राजनीतिक संरक्षण। आप भी समझते हैं कि आज वो कोई भी डिपार्टमेंट हो या कोई भी विभाग हो, और सबके ऊपर कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव रहता है, और ये चीजें हम छुपा नहीं सकते। हम कहने को तो कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, लेकिन वास्तव में समझ के रखा गया है। केवल जो जिन्हें मालिक लोकतंत्र का दर्जा दिया है, वो हकीकत में क्या है, उनकी कोई वैल्यू है नहीं। मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया कि केवल जनता की वैल्यू 5 साल में 1 दिन के लिए आती है, वो भी 9 घंटे के लिए। 9 घंटे जब वो वोटिंग का टाइम होता है, तब तक उस जनता की वैल्यू होती है, और वोटिंग के बाद 4 साल 11 महीने 28-29 दिन तक उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनका केवल एक ही उनका शोषण करो, जितना ज्यादा हो सके जनता का शोषण करो, एक ही चीज कॉमन है। तो आप कहीं भी जाएंगे, वो चाहे आपके यहाँ एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन माफिया बैठे हुए हैं, चाहे हेल्थ के बारे में जाएंगे तो हेल्थ माफिया बैठे हुए हैं। तो हर सेक्टर में बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, और जब तक सरकार की नीयत साफ नहीं होगी, कोई भी सरकार है,
उसकी नीयत जब तक साफ नहीं होगी, ईमानदार नहीं होगी, तब तो वो जनता की भलाई के काम नहीं कर सकती। आज मध्य प्रदेश के अंदर देखिए कि कहने को तो आयुष्मान कार्ड लागू है, लेकिन आप समझिए इस चीज को कि आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत अगर कोई बड़ा मेजर ऑपरेशन कराना हुआ तो आपको वो मेजर ऑपरेशन आयुष्मान कार्ड में लागू, तो किस काम का है वो आयुष्मान कार्ड? अभी हम एक तरफ देख रहे थे, दिल्ली में भी देख रहे हैं कि अगर कितना भी खर्चा है दवाई का, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल की बात की जाए या सरकारी में, तो वो वहाँ की सरकार उसका खर्चा वहन करती है, पूरा खर्चा देती है। वहाँ के हॉस्पिटलों की व्यवस्थाएं अच्छी है, हम यहाँ से भी जाके वहाँ हॉस्पिटल में दवाइयाँ करा सकते हैं, वो भी निःशुल्क करा सकते हैं। तो जब हम दूसरे राज्य में, अगर किसी राज्य में अच्छा काम हो रहा है तो हमें ये बताइए, किसी की भी सरकार हो, अगर कोई काम कर रहा है, कोई किसी राज्य की सरकार अच्छा काम करे तो हमें उसकी बढ़ाई करनी चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए अन्य प्रदेशों को भी कि वहाँ की सरकार ये काम अच्छा करे। जैसे कि कुछ हर जगह मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, तो यहाँ भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने, लेकिन उनका संचालन अच्छे से हो, जनता को सुविधाएं मिल पाए, ये सारी चीजें हैं। जब तक ये सारी चीजें सही नहीं होंगी, जब तक राजनीतिक संरक्षण नहीं हटेगा, तब तक ये चीजें सही होने वाली नहीं, क्योंकि शिक्षा को भी और अपने हेल्थ को भी राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है। कौन किसका खास आदमी है, किसकी शक्ति है, यही चीजें हैं। जी, रामचरण सोनी जी, आपने जो बताया है कि यदि कहीं अच्छा कार्य हो रहा है तो उसकी तारीफ भी की जानी चाहिए, और निश्चित ही हमारे विंध्य क्षेत्र में या प्रदेश में भी जो अच्छे कार्य किए गए हैं उनकी तारीफ जनता करती ही है, लेकिन जो कमियां हैं, जो कमी रह गई हैं, वो क्यों रह गई हैं और उनमें सुधार होना चाहिए, इसलिए हम ये चर्चा लेके आए हैं और उन विषयों को शामिल कर रहे हैं जो इस क्षेत्र के लिए, विंध्य के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करेंगे विंध्य क्षेत्र की, तो इतना साधन संपन्न क्षेत्र है, हम पूरे विंध्य की बात कर रहे हैं। यहाँ ऊर्जा के स्रोत हैं, यहाँ खनिज है, यहाँ प्रकृति की देन, पर्वत, जंगल और झरने हैं। ये सब कुछ होने के बाद भी जो मूलभूत आवश्यकता है इंसान की, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसी के लिए अभी भी इंसान जो विंध्य क्षेत्र का है, रहवासी है, वो अभी भी आस लगाए बैठा हुआ है कि कब उसकी ये आवश्यकताएं पूरी होंगी। और आज हम स्वास्थ्य को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको लेकर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि रिपोर्ट में देखा भी है कि जिनके हाथ में जिम्मेवारी है, वो जनप्रतिनिधि हों या कर्मचारी हों, वो कितने बेहतर ढंग से उसे निभा रहे हैं और उसके निभाने से लोगों को कष्ट हो रहा है या सुविधा मिल रही है, ये भी हमने इस रिपोर्ट में देखा है। अंजलि जी के पास चलेंगे। अंजलि जी, लोगों से आप बात कर रही थी, तो क्या कुछ उनकी मांग थी, मूल मांग क्या थी, वो क्या चाहते हैं कि उन्हें कैसी सुविधा मिलनी चाहिए? जी, अखंड जी, जैसा कि आपने कहा कि उनकी क्या मांग है, उनकी मांग केवल इतनी है कि हमको इतना तो उपचार मिल ही जाए कि हमारी जान बच जाए। मतलब हमें प्राथमिक उपचार मिल जाए। अगर हम किसी बड़े मर्ज से पीड़ित हैं तो उसके लिए हमें सही समय पर सलाह दे दिया जाए कि हम बाहर जाकर दवाई करवा लें। वहीं पे सीधी जिला एक गरीबी का स्तर अगर हम देखते हैं तो सीधी जिले पे गरीबी का लेवल काफ़ी कम है, तो गरीब तबके के लोग वहाँ ज़्यादा दवाई करवाने जाते हैं। तो उनको एक ऐसी दवाई उपलब्ध कराई जाए जिसका उनके शरीर पर उपयोग असर भी दिखाई दे, कि वो दवाई खा रहे हैं लेकिन उसका असर हो रहा। कुछ लोग तो वहाँ पे ये कह रहे थे कि हम दवाई तो खा रहे हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है, ऐसी दवाइयाँ हमको मिलती हैं। तो उनको ऐसी दवाई उपलब्ध करवाई जाए जिनसे उनका जो प्राथमिक वो है तो वो ठीक हो जा सके, क्योंकि वो इतने तो समर्थ है नहीं कि वो दवाई खरीद सकते हैं। तो इस तरह से सबसे बड़ी लोगों की मांग है कि हमारी मूलभूत चीज़ें पूरी की जाए, स्वास्थ्य सुविधा में इतना हमको मिल जाए कि हमें दर-दर की ठोकरें ना खानी पड़े। तो हम जो उनके साथ थे उनका ये ख़ास तौर पर मांग हुआ करती थी कि हमको हमारे मरीज को इतना स्वस्थ कर दें कि हम उनको कहीं बाहर ले जा सकें, या तो हम उनको इस तरह की दवाई दें जिससे उनको राहत मिल सके। एक सबसे बड़ी मांग वहाँ के लोगों की ये थी। तो ये जैसा कि जी, अंजलि जी, आपने ये जो बात कही है, लोगों का कहना था कि हमारे मरीज को इतना तो ठीक कर दें कि हम उसे बाहर ले जा सकें। ये स्थिति भी क्यों आए, बाहर क्यों जाना पड़े? यदि बात हो रही है कि मेडिकल कॉलेज है, जिला अस्पताल है, वो लोग इतने सीधे हैं जो कह रहे हैं कि किसी तरह से हमें इतना ठीक कर दो कि हम बाहर चले जाएं। लोगों को इलाज के लिए जिला मुख्यालय तक आए, ये बड़ी बात है, लेकिन जिले से भी बाहर जाना पड़े सामान्य इलाज के लिए, एक बड़ा प्रश्न छूटता है कि जो लोग भी ये व्यवस्था बना रहे हैं, इस व्यवस्था को देख रहे हैं, जो संचालित कर रहे हैं, वो इतने अभी सफल नहीं हो पाए हैं कि लोग मन में ये बनाए हैं कि किसी तरह से हमें इतना ठीक कर दो कि हम बाहर चले जाएं।
इस बात को सोचना होगा और लोगों को भी सोचना होगा कि हम बाहर क्यों जाएं। उन्हें संगठित होकर आवाज उठानी होगी, अकेले की आवाज दबाई जा सकती है। और हमारा कहना है कि जो सकारात्मक ढंग है बात करने का, उससे आप बात रखें और यदि आप संगठित रहेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। और आप जिन्हें अपना दायित्व दिए हैं, जिन्हें आपने अपना नेतृत्व दिया है, उनसे सवाल करते रहें। जब वो आपके क्षेत्र में आए तो आप उनसे पूछें कि आपने हमारे क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया है, या आपने जो वादे किए थे उन वादों को आप कितना निभा पाए हैं। यदि हम उनसे पूछेंगे तो निश्चित ही ये स्थितियां भी सुधरेंगी। जब हम उनसे पूछेंगे तो वो आके जिम्मेदारों से पूछेंगे, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है उनसे पूछेंगे कि यदि आपको 10 से 5 रहना है तो आप 1 बजे आके 3 बजे क्यों चले जाते हैं। ये बहुत ऐसी बातें हैं कि यदि वो रखेंगे तो उसका कुछ निदान निकल सकता है। रामचरण सोनी जी, लोग सीधी जैसा नाम है, तो वहां लोग भी इतने सीधे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें इतना ठीक कर दो कि हम बाहर चले जाएं। वो बाहर क्यों जाएं? उनका हक है, यदि उनके वोट का भी उतना ही महत्व है तो उन्हें सुविधा वहीं मिलनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन जो हॉस्पिटल में, एक तो पहली बात ये है कि हमारे जिला चिकित्सालय सीधी में डॉक्टरों का अभाव तो है। जैसा कि आपकी रिपोर्ट पे भी है और WHO का हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुताबिक 1000 लोगों के डॉक्टर की आवश्यकता होती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो डॉक्टरों का अभाव तो है हमारे जिला चिकित्सालय में। और साथ ही जो डॉक्टर हैं यहाँ पे, वो अपना अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाने में मस्त है। आप जाके जो उनको आवास मिला हुआ है, शायद अंजलि जी ने नहीं देखा होगा, हॉस्पिटल के जस्ट बगल में एक डॉक्टरों की आवास कॉलोनी, तो आप जाके वहां देखेंगे तो लगा डॉक्टर वहां पे अपना क्लिनिक बना के रखे सरकारी आवास में, और वही वो अपना क्लिनिक संचालित करते हैं। हॉस्पिटल से कोई लेना देना, कोई कौन मर रहा है कौन जी रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप उनकी क्लिनिक में चले जाइए, आवास में जो क्लिनिक खोल के रखा है वहां चले जाइए तो आपको सारी दवाई मिलेगी। वहाँ मेडिकल वालों से इतने % उनको मेडिकल वाले देंगे। तो ये सारी चीजें चल रही है हमारे सिटी जिले के अंदर, जबकि कोई भी सरकारी आवास में रहते हुए उन्होंने अपना बना के रखा है हर डॉक्टर ने। आपने सब, अगर अगली बार आप आए हैं दिल्ली जी, तो जस्ट हॉस्पिटल के बगल में एक आवास कॉलोनी बनी हुई है डॉक्टरों की, वहां पे आप जाके देखिएगा तो आपको तमाम जितने भी डॉक्टर हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे होंगे, फला डॉक्टर है, फला डॉक्टर है, उनके यहाँ भीड़ लगी होगी टोटल, और वहाँ क्लिनिक संचालित है। तो ये चीजें हैं हमारे सिटी की। तो जब वो अपने क्लिनिक में प्राइवेट कमाई कर, हॉस्पिटल की तनख्वाह जो है, ये जो पेमेंट है वो तो बनी रही है, उस पर कोई लेना देना नहीं है। वहां पे कमाई हो रही है क्लिनिक में, तो ज्यादा ध्यान वहां देते हैं। ये सच्चाई है। अभी रामचरण जी ने अपनी बात रखी है जो सीधी की बात थी। निधि जी, आप जनता के बीच रहती हैं, वहां कार्य कर रही हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में, जनता की वहां की क्या मांग है? यदि हम अनूपपुर की बात करें तो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको लेके, और मुख्यतः यदि हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं आज, तो उनको लेके कि जैसे आपने बताया है, कुछ बातें आई हैं यहाँ पर कि अभी उन्हें एम्बुलेंस की जो है कमी आती है, तो इस तरह से और क्या मांग है उनकी और उनके क्या सुझाव हैं? यदि हम सुझावों की भी बात करें कि वो कैसे कहते हैं कि हमारी सुविधाएं कैसे बेहतर होंगी, और आप कार्य कर रही हैं तो आपके अनुसार क्या और होना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ जो हमने देखा, पहला तो जब हम कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी के आगे बात करने में, तो एक पहली समस्या आती है कि हम अपनी समस्या को सामने नहीं रख पाते हैं। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ताएं जो हैं या जो नर्सेस हैं, पहली बात तो उन्हें किसी की भी समस्या पूछने के लिए पहले पोलाइट होना पड़ेगा। पहली चीज़ एक इनकी समस्या है। और दूसरी चीज़ ये कि भाषा का जो एक होता है, अपनी-अपनी भाषा में जो बात कह पाते हैं, वो एक समस्या आ जाती है कि भाषा नहीं समझ पाते हैं कि डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं या हम क्या बोल रहे हैं। तो जो भी अपॉइंट्स होते हैं, वो ऐसे हों कि ट्रेन्ड हों, उस एरिया से हों, जानकार हों, ऐसे। और दूसरी चीज़ समस्या ये आती है कि जब भी ये जो ऑलरेडी रामचरण सोनी जी भी बता चुके हैं कि इन्हें एक हेय दृष्टि से देखा जाता है कि आप कहाँ से आ गए? समस्या है तो गए हैं, जैसा आपने कहा कि समस्या है तो गए हैं। तो इनका सबसे बड़ा समस्या ये है कि जब ये कोई जिला अस्पताल या किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं, तो पहली चीज़ तो एक जो हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, वॉशरूम्स की प्रॉपर सफाई होनी चाहिए, क्लीनिंग कैसे रखना है, कैसे क्या करना है। ये क्या होता है कि यहाँ जो वनांचल के जो एरिया के क्षेत्र के लोग हैं, खुले में शौच को ज़्यादा जो है वो करते हैं, तब
खुले में शौच करना, भले गवर्नमेंट ने जो है घर-घर पे बना दिया है, पर उसका कोई उपयोग नहीं है। तो जब भी ये कहीं हॉस्पिटल्स में जाते हैं या कहीं भी ऐसे जाते हैं, तो एक प्रॉपर मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें गाइडेंस करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे पानी को कैसे जो है आपको फ्लश करना है, कैसे चीज़ें करनी है। जैसा कि निधि जी ने अभी बताया है यहाँ पर कि जब हम जाते हैं किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में या हॉस्पिटल, जो भी हमारा जिला चिकित्सालय है, वहाँ जाते हैं, तो जिम्मेवारी जो है वो दोनों तरफ से निभानी चाहिए। यदि हम किसी सुविधा का उपयोग कर रहे हैं, तो हम सफाई का भी ध्यान दें। वहाँ से जितनी सफाई की गई है वो ठीक है, हम भी अपनी जिम्मेवारी निभाएं कि हमें क्या करना है। हम जानबूझ के गंदगी ना फैलाएं। तो हमें अपनी जिम्मेवारियों पे भी ध्यान देना होगा, हमें अपने पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि हम देखें, जैसे अभी निधि जी ने एक बात उठाई है कि बात रखने कैसे हमें अपना वहाँ पे जो विचार है, जो अपने बात है, उसको कैसे रखना है। क्योंकि डॉक्टर्स भी जो हमारे होते हैं वो भी परेशान होते हैं वहाँ पर। जैसा रामचरण जी ने कहा कि अभी भी डॉक्टरों की संख्या जो है वो कम है, लेकिन मरीज की तरफ से या मरीज के साथ यदि हम जाते हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनके साथ बिल्कुल सभ्यता से ही बात करें। और निश्चित ही जो हमारे यदि अधिकांश लोगों को देखेंगे तो वो सभ्यता से ही बात करते हैं। वहां पे दोनों को समझना होगा कि परेशान दोनों हैं, एक सेवा करके और दूसरे को सेवा चाहिए। तो हम यदि वहां पे सामंजस्य बना लिए तो कुछ जो विवाद की स्थिति है उससे हम बच सकते हैं। लेकिन बड़े सवाल हैं ये कि जैसा हम देख रहे हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि वादा करते हैं, बड़ा वादा करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने ये घोषणा कर दी है, हमने ये योजना ला दी है, लेकिन वो जो सारे कार्य हैं वो जमीनी स्तर में क्यों नहीं दिखते हैं? जब हम धरातल में देखते हैं तो वो क्यों नहीं दिखते हैं वो कार्य? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब मिलकर खोजना होगा। क्योंकि जो हमारे लिए सुविधाएं चल रही हैं, यदि हम उसका लाभ लेते समय अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगे तो हम उन्हें नहीं ले पाएंगे। और जो जागरूकता का स्तर है, हमारा दर्शकों से भी कहना है कि यदि आप जानते हैं किसी योजना के विषय में और कैसे कौन सा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा या कैसी योजना का लाभ मिलेगा, वो हम अपने बाकी भाइयों को जो हमारे साथ के लोग हैं उन्हें भी हम बताएं। क्योंकि साझा करने से वो अपने हक का ही लेगा, कोई भी व्यक्ति अपने हक का लेगा, कोई किसी दूसरे का नहीं ले लेगा। तो जरूरी है कि हम सहयोग की भावना रखें, हम अपने संस्कारों में भी ध्यान दें। यहाँ पे बात निकल के आती है कि जो लोग किसी पद में बैठे हैं वो भी समाज से ही निकल के गए हैं। हम कैसे भूल जाते हैं कि कभी हम भी समस्या में थे, कभी हम भी कष्ट में थे। जब हम किसी जिम्मेवार पद में पहुंचते हैं तो हम क्यों भूल जाते हैं उन बातों को कि कभी हमारे घर का भी कोई सदस्य ऐसी ही स्थिति से गुजरा होगा। यदि हम ये भाव मन में लेके चलेंगे तो निश्चित ही जो ये बड़ी समस्याएं हैं उनमें कमी लाई जा सकती है और निदान खोजे जा सकते हैं। रामचरण सोनी जी, क्या कहते हैं, आपके संस्कारों में भी कार्य होने की जरूरत है या नहीं? नहीं, बहुत जरूरत है, क्योंकि हम जिस जगह से निकल के गए हैं, हमें अपनी जो पिछली जिंदगी है कि हमने कितना संघर्ष किया है, कितना लोगों के बीच में काम किया है, तब जनता ने हमें वोट दिया और तब जाके हम विधायक या सांसद बन पाए। तो मेरा मानना ये कि हमें उन चीजों को नहीं भूलना चाहिए कि हम उसी जनता के बीच संघर्ष करके आए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें विरासत में विधायकी मिल चुकी है, सांसदी मिल चुकी है। तो इसका भी देखिए एक बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर बात की जाए कि हमारे ऐसे सीधी में भी बहुत से जनप्रतिनिधि जिन्होंने हकीकत में जमीनी स्तर पे काम किया है पहले, लेकिन वो उस चीज को भूल चुके कि हमने क्या दिन देखे हैं, कैसे संघर्ष किया है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें विरासत में मिल गया है किसी के नाम पे। वो कहते हैं ना, एक वेब जो चलती है तो वो बिना मेहनत का अगर कोई चीज मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं कर पाता है। आज हम लोग लगातार जमीनी स्तर पे संघर्ष कर रहे हैं, कल इन चीजों को भूल जाएं कि आज हमारे पाँव में कितने छाले पड़े थे जब हम कल संघर्ष कर रहे थे। तो ये तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई होगा नहीं। तो इसलिए हमें हर चीज को, क्योंकि जनता जो है वो कोई गैर नहीं है, वो हम अपने ही, हम तो मान सकते हैं कि उसके पास कम पैसे, वो थोड़ा छोटा आदमी है, इसका मतलब ये नहीं कि इंसानियत नहीं है। हमें अपने समाज में इंसानियत को जिंदा रखना है। एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए हमारे जनप्रतिनिधियों को कि हम सब एक हैं, ना कोई भेद और भाव, ऐसी कोई भावना होनी भी नहीं चाहिए। अब सरकार को भी इस विषय को लेकर एक अभियान चलाना चाहिए कि हम सब एक हैं। ठीक है, समाज में बटे जिसका जो काम है
उस काम के लिए उसको बांट दिया गया, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम सबका दायित्व बनता है कि एक दूसरे के सुख दुख में हम सब लोग खड़े हो। ये हमारा पहला धर्म है कि किसी कोई समस्या हो तो उसके लिए हम खड़े होगा, कोई पीड़ित है उसके लिए हम खड़े हो, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए विशेष हम सबको मिलकर एक पहल। जी बिल्कुल ही। और यदि हम देखेंगे तो अपने भारत देश में ये जो सहयोग की भावना है, जो मानवता के लिए कार्य है, वो हमेशा से सर्वोपरि रहा है। और यदि हम अपने मूल को भूल जाएंगे कि हम एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ सकते हैं और संगठन में शक्ति होती है, ये सभी जानते हैं। इसलिए जो स्थितियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे यदि हमें लड़ना है, उनका हमें सामना करना है, तो हमें संगठित रहना होगा। और जब हम संगठित रहेंगे तो हमारी बात भी सुनी जाएगी। और निश्चित ही नहीं, देखिए जैसे बात आपने जी आपने कहा कि संगठित रहना, तो अगर हम जब तक संगठित नहीं रहते हैं तो ये चीजें हमें झेलनी पड़ेगी। मैं अपना एक उदाहरण बताना चाहूंगा। आज से लगभग 2005 की बात मैं बताना चाहूंगा आपसे। एक ऐसे संघर्ष में मैंने एक आवाज उठाई थी और लोगों के अधिकार के लिए, और वो आवाज थी मेरी पुलिस प्रशासन के खिलाफ थी। तो 2015 में जब मैंने वो आवाज उठाई तो पुलिस ने मुझे 400 लाठियां मारी। पुलिस ने मुझे 400 लाठियां मारी और मुझे 17 दिन तक जेल में रहना पड़ा। और मेरे ऊपर तमाम तरह की धाराएं लगा दी गई। उन्होंने मेरे ऊपर धाराएं लगाई कि शहर के अंदर जितने जुए के अड्डे हैं वो मेरे इशारे पे चलते हैं। किसी की माँ बहन बेटियां निकलती, मैं उनको छेड़ता हूँ। जब मैं किसी रास्ते से निकलता हूँ तो शहर की पूरी दुकानें बंद हो जाती हैं। मैंने पुलिस की वर्दी फाड़ी है। इस तरह करके मेरे ऊपर कई सारे केस लगा दिए गए और मुझे 400 एक मेरे राष्ट्रपति से अवार्डेड मेरे मित्र थे रामविशाल विश्वकर्मा जी, जो मिलिट्री से रिटायर्ड है, वो और मैं, हम दोनों लोगों को 400 लाठियां मारी गई और 17 दिन तक जेल में रहना पड़ा। अब आप सोचिए कि एक राष्ट्रपति से अवार्डेड व्यक्ति है, उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो जब हम आवाज उठाएंगे, सारे लोग एक होंगे ना, इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे ना, तो निश्चित परिवर्तन आएगा। और अगर आज हम सोचेंगे, आज अगर हम क्यों जानते हैं, आज लोग ये सोचते हैं कि भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। जिस दिन हम ये भावना लाएंगे कि भगत सिंह हमारे घर में पैदा हो, उस दिन हमारे देश की तस्वीर बदल जाएगी, हमारे प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। तो ये सोच लाना पड़ेगा कि भगत सिंह हमारे घर में पैदा हो। अंजलि जी ने रिपोर्ट तैयार की, जिस रिपोर्ट पे हम चर्चा कर रहे थे, वो केवल सीधी जिले की बात नहीं है। निधि जी अनूपपुर की स्थितियां बता रही हैं, अंजलि जी रीवा की स्थितियां बता रही हैं। तो यदि हम समग्र में पूरे विंध्य की बात करें तो इस तरह की समस्याएं पूरे विंध्य में ही देखने को आपको मिलेंगी। तो हमें यदि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या पलायन के क्षेत्र में, या गरीबी के क्षेत्र में सुधार लाना है, तो हमें संगठित रहना होगा और संगठित होकर अपने अधिकारों को मांगना होगा। हमें आवाज उठानी होगी, क्योंकि चुप रहना विकल्प नहीं है। और जब हम अपने जनप्रतिनिधियों से या जो जिम्मेदार पदों में बैठे लोग हैं उनसे सवाल करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए, तो निश्चित ही वो मिलेगा भी। और जिस गति से मिल रहा है वो और बेहतर ढंग से मिलेगा। यहाँ एक बात और है कि जो जनता की जिम्मेवारी है वो जनता निभाए, जो सरकार की जिम्मेवारी है सरकार निभाए। और जनता की जिम्मेवारी का एक और कार्य आ रहा है, मतदान जिस दिन भी हो, आप भारी संख्या में जाके और सभी लोग मतदान जरूर करें और इस पवित्र कार्य में शामिल हों और अपने जो अधिकार हैं उनके लिए जागरूक रहें, अपने क्षेत्र की बात के लिए जागरूक रहें। आप ये ध्यान रखें कि क्या हमारे भविष्य के हित में है, जो हमारे क्षेत्र का भविष्य है, जो हमारे बच्चों का भविष्य है, हम उसे देखें। हम किसी क्षणिक प्रलोभन में ना फंसे, क्षणिक बातों में हम ना आए, ये जरूरी है जानना। अपना पंच शो में स्वास्थ्य से जुड़ी ये जो चर्चा हुई, इसमें हमारे विशेषज्ञ शामिल हुए। रामचरण सोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निधि सिंह जी, आप जुड़ी, आपने क्षेत्र की बात बताई, आपका धन्यवाद। अंजलि जी, आपने रिपोर्ट तैयार की और जनता के बीच की आवाज यहाँ पर रखी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पंच शो में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।